हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज सभी छात्रों के लिए जो अपना चैप्टर चल रहा था डीसी जनरेटर, उस चैप्टर का आगे का पॉइंट जो आज लेकर आया हूं मैं दोस्तों आपके लिए, उसका नाम क्या है दोस्तों? डीसी जनरेटर के प्रकार। क्या नाम है दोस्तों? डीसी जनरेटर के प्रकार। अब दोस्तों जो छात्र इसको पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप इसका लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस चैप्टर रिलेटिव जो भी पॉइंट्स है दोस्तों, मैंने 3 पॉइंट पढ़ा दिए हैं। कार्य सिद्धांत पढ़ा दिया है, इसके पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट आज है डीसी जनरेटर के प्रकार। जो पॉइंट आपके रह गए हैं वो पिछली वीडियो में मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, उन वीडियो में आप पढ़कर इस सिलेबस को कंप्लीट कर लें। समझ गए ना दोस्तों? अब आगे का जो पॉइंट चलेगा उसका नाम होगा दोस्तों, क्या होगा? डीसी जनरेटर के प्रकार। जल्दी आओ दोस्तों और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। जो भी अपने दोस्त हैं उनसे प्लीज बोलो, कितनी बार बोल चुका हूं, आप रेगुलर मेरे चैप्टर को ले रहे हो दोस्तों। यदि कुछ अलग मिल रहा है, कुछ नई जानकारी मिल रही है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपका दिल खुश हो रहा है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। अपने अपने दोस्तों से बोलो, क्योंकि मैं आपके प्यार के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं। आप ही वो छात्र हैं जो मुझे आगे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। मैं तो इस चैनल पर केवल आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूं। समझ गए ना दोस्तों? तो आज अपन लेकर आए हैं चैप्टर डीसी जनरेटर, और जो पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों डीसी जनरेटर के प्रकार। प्लीज दोस्तों जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरी वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि आप बीच में से चले जाओगे तो आपको क्वालिटी का पता नहीं पड़ेगा, पॉइंट का पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। समझ गए ना? तो आपको यदि पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी तो देखिएगा। जो पढ़ाने का पॉइंट है आज वो है डीसी जनरेटर के प्रकार। अब देखो दोस्तों, आज बताता हूं। अब ये जो प्रकार है ना, इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल की क्वालिटी चाहिए होती है, बहुत अच्छे लेवल की, और बहुत अच्छे लेवल से इसको समझाऊंगा। बस फर्क इतना है, आपको करना क्या है, आपको क्लास डेली लेनी है, बस कुछ नहीं करना। समझाने की गारंटी मेरी होगी, आपको पूरी क्लास लेनी है, लेकिन डेली लेनी है। एक एक पॉइंट बताऊंगा कि काम इसमें जनरेटर किस प्रकार करेगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ अलग देने वाला हूं। और अब मेरी क्वालिटी इतनी जबरदस्त दिखाई देगी आपको, आप खुद मानोगे कि वास्तव में पढ़ने के अंदर मजा आ गया। बस वो मजा दिखाना है आपको। अब देखना, अभी तक तो मेरी क्वालिटी आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी, और अब देखना आगे क्या क्या पॉइंट और किस किस प्रकार से आपके माइंड में सेट करता हूं। कैसा भी कमजोर स्टूडेंट है, प्लीज आप इस वीडियो को देखें। आपके समझ में नहीं आए तो मैं बैठा हूं, कैसे आपके समझ में नहीं आएगा। चलते हैं दोस्तों, तो देखिएगा। अब पॉइंट आता है डीसी जनरेटर के प्रकार। अब देखो, क्या पता वो पॉइंट कल आए। समझ में आए कि नहीं है? आज अभी थोड़ी देर जो पॉइंट चलेंगे वो सिंपल पॉइंट हो। देखते हैं कहाँ तक अपन चलाते हैं क्लास को, कहाँ तक कंप्लीट होता है आज का बेस, तो तैयार रहें। तो देखो दोस्तों, डीसी जनरेटर के प्रकार क्या है दोस्तों? डीसी जनरेटर के प्रकार। तो आज डीसी जनरेटर के प्रकार में हम लोग चलते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर। पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला पॉइंट प्राइम मूवर के आधार पर। किसके आधार पर? प्राइम मूवर के आधार पर। अच्छे से देखना, प्राइम मूवर के आधार पर, ये पहला पॉइंट है जनरेटर के प्रकार में। आज का पहला पॉइंट है प्राइम मूवर के आधार पर। अब मैं समझाता हूं प्राइम मूवर होता क्या है। प्राइम मूवर एक हत्था होता है जिसके द्वारा जनरेटर को घुमाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि प्राइम मूवर एक हत्था होता है जिसके द्वारा जनरेटर को घुमाया जाता है। एक प्रकार से ये बोल रहा है कि प्राइम मूवर के आधार पर, यानी कि आपको जनरेटर को घुमाना है, उसके आधार पर जनरेटर कौन कौन से होते हैं। तो जनरेटर इसके आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिएगा, यह है निम्न
प्रकार के होते हैं दोस्तों, यह निम्न प्रकार के होते हैं। अच्छे से देखना, यह निम्न प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों? प्राइम मूवर के आधार पर। तो पहला आता है इसका ए, पहला आता है हाइड्रो टरबाइन। कौन सा आता है दोस्तों? हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। अच्छे से देखना, मज़ा आएगा बहुत अच्छे तरीके से। हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। अब ये क्या होता है देखो दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से हाइड्रो टरबाइन जनरेटर क्या होता है दोस्तों? ये हाइड्रो टरबाइन जनरेटर एक हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिसके अंदर हाइड्रो टरबाइन के द्वारा जनरेटर को चलाकर विद्युत को उत्पादन करते हैं। हाइड्रो टरबाइन जनरेटर, वाष्प टरबाइन जनरेटर, डीजल इंजन जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट जनरेटर और एक परमाणु पावर प्लांट जनरेटर, ये कितने प्रकार के प्लांट होते हैं जिनमें प्राइम मूवर को घुमाकर जनरेटर को चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। उसके आधार पर अगर देखें तो ये पावर प्लांट का अगर अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो कम से कम नहीं तो मैं बता रहा हूं ना 120 से 150 पन्ने में पावर प्लांट पूरा पढ़ाया है मैंने अपने स्टूडेंटों के लिए। एक एक पॉइंट लिखाया है, सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सारे की सारे थर्मल पावर प्लांट, सौर्य पावर प्लांट, पवन चिक्की, हाँ तुम्हारा गोबर गैस पावर प्लांट, सारे की सारे उसमें एक एक पार्ट्स क्या क्या काम करता है, सारे क्वेश्चन। अब की बार जो 10 दिन पहले जो पेपर लगा था ना तुम्हारा क्या बोलते हैं लखनऊ मेट्रो का पेपर, लखनऊ मेट्रो का जो पेपर लगा है उसके अंदर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो देखने को मिले थे वो मिले थे नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। आ रही है ना दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिले थे। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको उत्पादन में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाएंगे दोस्तों? उत्पादन में पढ़ाएंगे। लेकिन जो पॉइंट चल रहा है ना आज का जो पॉइंट है वो है दोस्तों प्राइम मूवर के आधार पर। केवल हमें प्राइम मूवर के आधार पर यहां डिस्कस करना है। तो उसमें पहला होता है हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। अब देखो अब क्या होता है कि यहां पर ये एक जनरेटर होता है, केवल सिंपल तरीके से बता रहा हूं और जब इस प्लांट को पढ़ाऊंगा वहां एक एक बेस कंप्लीट कर दूंगा आपका। लेकिन यहां सिंपल तरीके से है, ये प्लांट है, ये तुम्हारी टरबाइन होती है, ये है हाइड्रो टरबाइन जो जल के द्वारा चलेगी। किसके द्वारा चलेगी दोस्तों? जल के द्वारा। अब देखो ये जनरेटर की शाफ्ट है और ये टरबाइन की शाफ्ट है। दोनों मशीन की शाफ्ट को पुली के द्वारा जोड़ा जाता है। कल बताया था ना मैंने, दो मशीन की शाफ्ट को किसके द्वारा जोड़ोगे दोस्तों? पुली के द्वारा। अब देखो क्या होता है, ये हाइड्रो टरबाइन है। यहाँ पर एक पानी की टंकी होती है ऊंचाई पर रखी हुई। हाँ ये इतना सा प्लांट नहीं होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना अलग से वहाँ बताऊंगा। यहाँ तो केवल अपन कर रहे हैं प्राइम मूवर के आधार पर। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो आप पानी की टंकी होती है ऊंचाई पर रखी होती है। अब इसके बाल्ब को, जब टंकी के बाल्ब को खोला जाता है तो टंकी का जो पानी है ना ये टरबाइन की ब्लेड पर पड़ता है। अब ये इस पानी जब पड़ेगा इस पर ब्लेड पर तो ये ब्लेड है ना घूमती है, घूमने के कारण ये टरबाइन चालू हो जाती है। यह जल के द्वारा चलती है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रो टरबाइन। अब जब हाइड्रो टरबाइन जैसे ही प्रारंभ होती है तो यह जनरेटर भी प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? कौन प्रारंभ होगा बेटा? जनरेटर प्रारंभ हो जाता है। तो देखो वह जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलता है, वह जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलता है उसे हाइड्रो टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया ना? एक बार और देखो, प्राइम मूवर के आधार पर पहला कौन सा होगा? हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। हाइड्रो टरबाइन जनरेटर क्या होता है? इसमें एक ऊंचाई पर पानी की टंकी होती है। इस पानी की ऊंचाई पर जो टंकी होती है ना इसके बाल्ब को खोल देते हैं और इसके बाल्ब को जब खोलते हैं ना तो इस टंकी का पानी इस टरबाइन की पंखड़ियों पर पड़ता है, ब्लेड पर। जब ये ब्लेड घूमेगी ना तो टरबाइन चालू हो जाता है और जनरेटर को चालू कर देती है। बोलो समझ में आया ना दोस्तों? तो क्या होता है कि वह जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन यानी कि जल टरबाइन के द्वारा चलता है उसे हाइड्रो टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। तो यह टरबाइन जनरेटर क्या होता है कि यह जनरेटर
क्या दोस्तों, यह जनरेटर हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलता है। कौन सी टरबाइन दोस्तों, हाइड्रो। हाइड्रो को कोष्टक में बोलेंगे दोस्तों जल। इसको हाइड्रो को क्या बोला जाता है दोस्तों, जल। कि यह जनरेटर हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, कौन सी टरबाइन दोस्तों, हाइड्रो टरबाइन के द्वारा, हाइड्रो टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है। हाइड्रो टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो वह जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है उसे हाइड्रो टरबाइन प्रचालित जनरेटर कहा जाता है। अब दूसरा होता है दोस्तों इसका बी। बी क्या होता है, देखो बी होता है दूसरा वाष्प टरबाइन जनरेटर। कौन सा दोस्तों, वाष्प टरबाइन जनरेटर, वाष्प टरबाइन जनरेटर। अच्छे से देखो दोस्तों, पहले इसको बताऊंगा मैं। वाष्प टरबाइन का जनरेटर क्या चीज़ होती है। अब देखो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक ये जनरेटर होता है, ये जनरेटर है और ये एक टरबाइन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, टरबाइन। अब देखो आप लोग, ये टरबाइन है। अब क्या करते हैं, जनरेटर की शाफ्ट और टरबाइन की शाफ्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये टरबाइन की शाफ्ट है और ये जनरेटर की शाफ्ट है और इस पर पंखड़ी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्लड। और एक टंकी होती है, वाष्प टैंक। ये वाष्प टैंक है। अब क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर एक मतलब कमरे मकान होता है ना, इसके बराबर एक बहुत बड़ा ईंटों से बना एक गुंबद आकार का एक प्लांट होता है। वो क्या बोलते हैं, उसे बॉयलर कहते हैं। एक टैंक होता है, क्या होता है, टैंक। वो बॉयलर होता है। उसके अंदर जाने कितने हजार टन कोयला जलाया जाता है। अब जो कोयला जलता है ना दोस्तों, उस कोयले से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के द्वारा जो जल होता है ना, जो जल को वाष्प बनाया जाता है। जल को क्या बनाया जाएगा, वाष्प। अब इस वाष्प को एक टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और जब ये वाष्प का जो टैंक होता है ना, इसे बोलते हैं दोस्तों वाष्प टैंक। क्या बोलोगे दोस्तों, वाष्प टैंक। ये वाष्प टैंक हो गया दोस्तों, ये वाष्प टैंक है। अब ये वाष्प टैंक है, इसके अंदर वाष्प एकत्रित होती है। अब देखो दोस्तों, अब ये वाष्प टैंक, जब वाष्प के बाल्ब को खोलोगे तो ये वाष्प है ना, इस टरबाइन की ब्लेड पर पड़ती है। अब ये वाष्प के द्वारा ये टरबाइन घूमेगी और ये टरबाइन चलकर, यानी कि टरबाइन चालू होकर इस जनरेटर को चालू कर देगी। एज ए सिंपल एक बार और देखो, इस प्रकार के पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, बॉयलर होता है और उस बॉयलर के अंदर जाने कितने हजार टन कोयले को जलाया जाता है। जब कोयले को जलाते हैं तो उस कोयले के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है ना कोयले के द्वारा, तो उस ऊष्मा के द्वारा जल को वाष्प में बदला जाता है। स्टीम, यानी जल को वाष्प में बदला जाएगा और वो वाष्प होती है ना, एक टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। अब ये वाष्प टरबाइन पर पड़ती है, टरबाइन चालू हो जाती है और ये चालू होकर जनरेटर को चालू कर देती है। इस स्टेशन को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट। याद रखना, यह थर्मल पावर प्लांट मैंने दोस्तों 12 से 15 पन्नों में करा है, 12 से 15 पेजों के अंदर करा है थर्मल पावर प्लांट। जब मैं जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, पावर सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जब एक एक चीज लिखाऊंगा, यहां केवल कम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केवल ये प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर का प्रकार चल रहा है, इसलिए कम बता रहा हूं दोस्तों। इसके तो ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसी पॉइंट खोलूंगा जो आपने जीवन में कभी देखा भी नहीं होगा कि वास्तव में थर्मल पावर प्लांट के अंदर इतना कुछ पॉइंट आते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, वाष्प टरबाइन जनरेटर, यानी कि वह जनरेटर जो कि यह जनरेटर होता है जो कि वाष्प टरबाइन के द्वारा चलाया जाता है, उसे वाष्प टरबाइन जनरेटर कहा जाता है और इस प्रकार के केंद्र को थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। भारत देश के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, थर्मल पावर प्लांट का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, सबसे ज्यादा और सबसे A1 क्वालिटी का क्वेश्चन होता है कि बताओ भारत देश के अंदर जो सबसे ज्यादा प्लांट प्रयोग करा जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट होगा मेरे दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट। समझ में आ गया ना दोस्तों कि यह जनरेटर किसके द्वारा चलेगा, वाष्प टरबाइन के द्वारा चलता है। तो यह जनरेटर दोस्तों, यह जनरेटर वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है, वाष्प टरबाइन के द्वारा
प्रचालित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ वह जनरेटर जो कि वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालित होता है उसे वाष्प टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। इस स्टेशन को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट बोलोगे दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसका अगर नोट लगाएं तो भारत देश में, किसमें दोस्तों? भारत देश में सबसे अधिक, भारत देश में सबसे अधिक कौन सा प्लांट प्रयोग करोगे? थर्मल पावर प्लांट। तो भारत देश में सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कौन सा प्लांट प्रयोग करोगे दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट प्रयोग किया जाता है। अगली बात आती है दोस्तों, ध्यान रखना। अब वो जो टैंक था ना, टैंक के अंदर कोयला था। अब कोयला जलाने के लिए, उसमें आग लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उस टैंक के अंदर कोयले को जलाने के लिए खोई प्रयोग करी जाती है। क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? खोई। ये खोई क्या होती है? ये DRDO 2016 के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखना, खोई का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन के पेपर में। खोई वो होती है कि गन्ने का रस निकलने के पश्चात जो सूखा तंतु बचता है ना, जो सूखा तंतु बचता है, गन्ने के रस निकलने के पश्चात जो सूखा तंतु बचता है उसे दोस्तों खोई कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? खोई। वो जो सूखी जो खोई होती है ना, उसको कोयले को जलाने के लिए इस बॉयलर में पटक दिया जाता है दोस्तों। तो याद रखना कि बॉयलर में कोयले को जलाने के लिए, बॉयलर में कोयला जलाने के लिए, कोयला जलाने के लिए खोई, क्या दोस्तों? खोई। कोष्ठ में लिखो बेगासी प्रयोग की जाती है। कोयले को जलाने के लिए क्या प्रयोग करोगे दोस्तों? खोई को क्या बोला जाता है दोस्तों? बेगासी। अब देखो दोस्तों, ये खोई क्या होती है? ये भी क्वेश्चन DRDO के पेपर में आ चुका है, लिखना जरूरी है दोस्तों। खोई क्या चीज़ होती है? यानी कि गन्ने का रस निकलने के पश्चात शेष बचे तंतु को खोई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खोई कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं दोस्तों? खोई कहते हैं। अब देखो दोस्तों, याद रखना, गन्ने का रस निकलने के पश्चात शेष बचे तंतु को क्या कहते हैं दोस्तों? खोई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? खोई कहते हैं। क्या कहते हैं? खोई। समझ में आ गया ना? क्या कहते हैं दोस्तों? खोई। क्या कहते हैं दोस्तों? खोई कहते हैं। अब देखो, अब आओ मैदान के अंदर वापस। बताओ प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है हाइड्रो टरबाइन जनरेटर, यानी कि वह जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलाया जाता है उसे हाइड्रो टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। और जो वाष्प टरबाइन के द्वारा चलाया जाएगा उसे वाष्प टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। और वाष्प टरबाइन को चलाकर जिस स्टेशन पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, भारत देश के अंदर एक प्लांट होता है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। ध्यान रखना, भारत देश में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्लांट कौन सा होगा? थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, बॉयलर में कोयले को जलाने के लिए किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? खोई का। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बेगासी। अगला,
गन्ने का रस निकलने के पश्चात जो शेष तंतु बचता है ना, अरे गन्ने का रस निकलने के पश्चात उसको चूस चूस कर जब ये तंतु बचा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? खोई। क्या कहते हैं दोस्तों? खोई, जिसको हम बॉयलर में कोयले को आग लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो बताओ प्राइम मूवर के आधार पर अभी तक कितने जनरेटर हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। आगे अपन तीसरा पढ़ेंगे। फटाफट तुम इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो अब क्या होता है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो इसका तीसरा पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट दोस्तों? तीसरा। अब जो तीसरा है वो डीजल इंजन है। कौन सा है दोस्तों? डीजल इंजन। कौन सा है दोस्तों? डीजल इंजन। अब देखो मेरे लाडलो, अब आप अच्छे से देखना। अब है अगला है इसका सी है दोस्तों डीजल इंजन। कौन सा है? डीजल इंजन। अब इसमें देखो आप लोग, डीजल इंजन क्या होता है? डीजल इंजन जनरेटर। अब ये क्या चक्कर है? अब देखो सुनो, अब इसमें क्या होता है दोस्तों? ये आपका जनरेटर है, ये क्या है आपका? जनरेटर। अब यहाँ पर एक डीजल इंजन होता है, यहाँ पर ये क्या है? डीजल इंजन, जिसकी शाफ्ट और जनरेटर की शाफ्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब आपको पता है ना कि यह जो डीजल इंजन है, यह इंजन पहले डीजल से चलता है। आपको पता है ना, जो शादी पार्टियों में जो तुम्हारे जनरेटर प्रयोग लेते हैं वो यही जनरेटर होता है, डीजल इंजन जनरेटर। उस जनरेटर को क्या है? डीजल के द्वारा चलाया जाता है, और उस जनरेटर की जो डीजल इंजन की शाफ्ट है ना, वो घूमकर इस हमारे जनरेटर को चालू कर देती है। ओहो, इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं? जहां पर कोयला नहीं होता है, ओहो, जहां पर पानी की कमी होती है, ओहो, जहां पर शादी पार्टियां होती है, मेले होते हैं, प्रदर्शनी होती है, वहां पर इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा जनरेटर होता है? डीजल इंजन जनरेटर। समझ में आ गया ना? कौन सा जनरेटर? डीजल इंजन जनरेटर। कि वह जनरेटर जो कि डीजल के इंजन के द्वारा चलाया जाता है, डीजल इंजन के द्वारा चलाया जाता है, उसे डीजल इंजन जनरेटर कहा जाता है। समझ में आया ना मेरे दोस्तों? तो देखिएगा, यह जनरेटर क्या? यह जनरेटर, शाबाश, यह जनरेटर डीजल इंजन के द्वारा चलता है। किसके द्वारा? डीजल इंजन के द्वारा प्रचालित होता है। कितना गजब का क्वेश्चन है। डीजल इंजन के द्वारा क्या होता है? प्रचालित होता है। डीजल इंजन के द्वारा प्रचालित होता है। सही है ना दोस्तों? डीजल इंजन के द्वारा प्रचालित होता है। यहां तक समझ में आ गया ना? यह जनरेटर किसके द्वारा चालू होगा? डीजल इंजन के द्वारा चालू होता है। अब देखिएगा बेटा, स्टार अगर लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं इसके बारे में? यह जनरेटर उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर पानी तथा कोयले की कमी होती है, तथा कोयला की कमी होती है। कोयला की क्या होगी दोस्तों? कमी होती है। सही है ना? जैसे शादी पार्टी, सही है ना? शादी पार्टियों में करते हो ना, यूज लेके आते हो ना आप लोग, शादी पार्टी। सही है ना? शादी पार्टी, मेला प्रदर्शनी, मेला प्रदर्शनी। सही है ना दोस्तों? मेला प्रदर्शनी। सही है ना? अब इसके बाद में आता है दोस्तों, मेला प्रदर्शनी में प्रयोग करते हैं आप लोग इसका। हाँ, इसके बाद में अगर इसका जो डीजल इंजन है ना, एक तो शादी पार्टियों में प्रयोग कर सकते हो आप लोग, और एक मेला प्रदर्शनी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसकी जो हानि होती है वो क्या चीज़ होती है? आपको पता है डीजल महंगा होता है। डीजल क्या होता है? महंगा। तो याद रखना दोस्तों, सबसे महंगा जो बिजली का उत्पादन होता है ना, वो डीजल पावर प्लांट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? डीजल पावर प्लांट के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, इस प्लांट के द्वारा
सबसे महंगा बिजली का उत्पादन होता है। इस प्लांट के द्वारा सबसे महंगा बिजली का उत्पादन होता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बिजली का उत्पादन होता है तो बताओ सबसे महंगा कौन से प्लांट के द्वारा बिजली का उत्पादन होगा। सबसे महंगा कौन सा होगा दोस्तों? डीजल इंजन। तो इस प्लांट के द्वारा सबसे महंगा बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? क्यों महंगा होगा? क्योंकि डीजल महंगा मिलता है। अब लड़के पूछ रहे हैं सर एक बात और बता दो, सबसे सस्ता, अरे हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन, सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यार। सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन अगर आप लोगों से पूछ ले तो मैं बताता हूँ सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन। याद रखना, परमाणु पावर प्लांट। कौन सा दोस्तों? परमाणु पावर प्लांट। ये परमाणु पावर प्लांट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा ना जब अलग अलग पॉइंट खोलूंगा इसके, जहां पर मैं उत्पादन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, पावर प्लांट पढ़ाऊंगा, पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा, माहिन को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा नॉलेज देना जरूरी है क्योंकि पॉइंट चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु भट्टी के अंदर 1 किलो यूरेनियम डाला जाता है और 1 किलो यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि ओनली 1 किलो यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। बताओ 1 किलो यूरेनियम कितनी, मतलब एक रेलगाड़ी कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। केवल कितना? 1 किलो यूरेनियम। समझ में आ गया ना? इसलिए सबसे सस्ता जो बिजली का उत्पादन होता है ना वो यूरेनियम से होता है। लेकिन लड़का पूछ रहा है कि बताओ फिर सर भारत देश के अंदर फिर बिजली की कमी क्यों है? 1 किलो यूरेनियम से इतना बिजली का उत्पादन हो रहा है, फिर कमी क्यों है? क्यों है दोस्तों? क्योंकि भारत देश के अंदर यूरेनियम बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जो यूरेनियम होता है ना वो कनाडा के अंदर होता है। कहां पर होता है दोस्तों? कनाडा के अंदर होता है। कहां पर होता है दोस्तों? कनाडा के अंदर होता है। तो इस सस्ता बिजली का उत्पादन, जो सबसे सस्ता जो बिजली का उत्पादन है ना, यानी कि इस सस्ता बिजली का उत्पादन, यानी कि कौन से प्लांट के द्वारा, यानी कि सबसे सस्ता है ना, सबसे सस्ता, यानी कि सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन, सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन, सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन मेरे दोस्तों परमाणु पावर प्लांट से होता है। किससे होता है? परमाणु पावर प्लांट। अगर आपसे पूछ ले भाई परमाणु पावर प्लांट से क्यों होता है, परमाणु पावर प्लांट से क्यों होता है? क्योंकि 1 किलो यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1 किलो यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। इसलिए सबसे सस्ता कौन सा होएगा? परमाणु पावर प्लांट। सबसे महंगा कौन सा होगा? डीजल पावर प्लांट। सबसे महंगा कौन सा होगा? डीजल पावर प्लांट। और सबसे सस्ता कौन सा होगा? याद रखना दोस्तों, परमाणु पावर प्लांट। समझ में आ गया ना? अब याद रखना, अगर प्रचालन मूल्य पूछ ले, इस प्लांट के द्वारा सबसे महंगा बिजली का उत्पादन होता है, सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन परमाणु से होता है। लेकिन रनिंग मूल्य पूछ ले, यानी कि प्रचालन रनिंग मूल्य, यानी कि रनिंग यानी प्रचालन मूल्य, अगर आपसे प्रचालन मूल्य पूछ ले, प्रचालन मूल्य अगर आपसे पूछ ले भाई बताओ रनिंग यानी कि सबसे प्रचालन मूल्य सबसे कम कौन से पावर प्लांट का होता है? सबसे कम कौन से पावर प्लांट का होता है? तो सबसे कम होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। किसका होता है दोस्तों? हाइड्रो पावर प्लांट का। किसका होता है दोस्तों? हाइड्रो पावर प्लांट का रनिंग मूल्य सबसे कम होता है। प्रचालन यानी कि रनिंग मूल्य सबसे कम हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। किसका होता है दोस्तों? हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। समझ में आ गया ना? अब तो इसको दोस्तों अब याद रखना, यहां पर लड़का कंफ्यूज होता है। अगर पूछ ले सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन, ऐसे क्वेश्चन आए कि सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन कौन से प्लांट से करते हैं, तो वो प्लांट होता है दोस्तों परमाणु पावर प्लांट। अगर पूछ ले कि रनिंग मूल्य सबसे कम कौन से प्लांट का होता है, यानी कि प्रचालन मूल्य सबसे कम
सबसे कम प्रचालन मूल्य कौन से प्लांट का होता है? तो वो होता है दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया, लेकिन ऐसे उत्पादन चैप्टर कराऊंगा ना, सारा कुछ लिखाऊंगा, आप नो टेंशन रहो, ये टेंशन मेरी है। समझ में आ गया ना आपको? अब याद रखना दोस्तों, बताओ डीजल पावर प्लांट कौन सा प्लांट? डीजल पावर प्लांट, जो कि डीजल इंजन के द्वारा चलता है जनरेटर, उसे डीजल जनरेटर कहा जाता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यह जनरेटर उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर पानी तथा कोयले की कमी नहीं होती है, कमी होती है, सॉरी क्या होती है? कमी होती है। अब देखो जैसे शादी पार्टी मेला प्रदर्शनी, इसमें इसको लगा दिया जाता है। अगली बात, इस प्लांट के द्वारा सबसे महंगा बिजली का उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि डीजल महंगा मिलता है। सबसे सस्ता बिजली का उत्पादन परमाणु। क्यों? क्योंकि 1 किलो यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया ना? अगला रनिंग मूल्य, कौन सा मूल्य दोस्तों? रनिंग, यानी कि रनिंग प्रचालन मूल्य सबसे कम किसका होता है? रनिंग प्रचालन मूल्य सबसे कम किसका होगा? हाइड्रो पावर प्लांट का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार और स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इस पॉइंट का, एक बार और स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो, हाँ जी ले लिया ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब देखो आगे का जो पॉइंट है इसका, चलें अब देखो, अगर आपसे पूछ ले, अगला है इसका जो पॉइंट चल रहा है अभी हाइड्रो पावर प्लांट का ही चल रहा है। अभी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताया है मैंने आपको, है ना। और क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट, सही है ना। अब देखो, अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जो आता है प्राइम मूवर के आधार पर। अब इसका जो जो क्वेश्चन बनता है ना, एक बनता है कौन से पावर प्लांट, यानी कि कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? यही क्वेश्चन है ना दोस्तों, कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? तो एक है बेटा हाइड्रो पावर प्लांट, अच्छे से देखना, हाइड्रो पावर प्लांट। बी है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। हाँ, सी है दोस्तों डीजल पावर प्लांट। हाँ, और डी है दोस्तों नो, यानी कि कोई भी नहीं। आपसे पूछ ले दोस्तों कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? प्राइम मूवर यानी होता है हत्ता। प्राइम मूवर यानी क्या होता है? हत्ता। हत्ते को किस मतलब कौन से प्लांट के लिए हत्ते की आवश्यकता पड़ी है मेरे दोस्तों? तो एक बात बताओ, हाइड्रो पावर प्लांट में तो क्या होता है कि जनरेटर को टरबाइन की शाफ्ट से जोड़ते हैं, कि यानी कि जनरेटर होता है ना, ये वाला जनरेटर जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलेगा। किसके द्वारा चलेगा दोस्तों? हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलेगा मेरे दोस्तों, ये हाइड्रो टरबाइन। अब बताओ जो टरबाइन लग रही है, क्या इसको हत्थे के द्वारा घुमाओगे कि आप लोग? आपसे पूछता हूं। अगला थर्मल पावर प्लांट भी थर्मल जो पावर प्लांट होता है वो वाष्प टरबाइन के द्वारा घूमता है दोस्तों। किसके द्वारा घूमेगा? वाष्प टरबाइन के द्वारा घूमेगा। डीजल इंजन, आपने पता है ना, आपके यहां पर आपने डीजल इंजन जनरेटर जो डीजल के द्वारा चलता है, आपको पता है ना, आप हत्था लेके जाते हो ना दोस्तों, हत्था यानी प्राइम मूवर, फिर उसको बताओ घुमाते कि नहीं घुमाते? तो प्राइम मूवर की आवश्यकता दोस्तों जिस प्लांट में पड़ती है ना मेरे दोस्तों, उसे कहा जाता है डीजल पावर प्लांट। लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है मेरे दोस्तों? बताओ कौन से में पड़ेगी? डीजल पावर प्लांट के अंदर। अगली बात होती है दोस्तों, अगला मैं यहाँ नोट लगा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ना पेपर के अंदर, ये था मेरे दोस्तों, ये था प्राइम मूवर की गति। किसकी गति दोस्तों? प्राइम मूवर की गति। हाँ मेरे दोस्तों, प्राइम मूवर की गति को किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं? प्राइम मूवर की गति को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं? ये दो क्वेश्चन है, किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं प्राइम मूवर की गति को? ये होती है दोस्तों मशीन के अंदर गवर्नर। क्या होता है दोस्तों? गवर्नर। क्या होता है दोस्तों? गवर्नर, जो कि प्राइम मूवर की गति को नियंत्रित करती है। याद रखना मेरे दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? गवर्नर। समझ में आ गया ना? अब याद रखना मेरे दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन अभी 10-15 दिन पहले टेक्नीशियन 2 UPPCL का पेपर लगा था ना मेरे दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आ चुका है ये कि प्राइम मूवर की गति को किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं, उसका नाम क्या होता है, गवर्नर। याद रखना ये क्वेश्चन लोगों को पायलट 18 के पेपर में भी आ चुका है। बताओ प्राइम मूवर की गति को किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं, तो किसके द्वारा करोगे दोस्तों, गवर्नर के द्वारा। एक और क्वेश्चन उठता है, कौन से पावर प्लांट में प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, तो बताओ डीजल इंजन, जो डीजल के द्वारा चलता है उस इंजन को आप बताओ प्राइम मूवर यानी हत्थे से घुमाते कि नहीं घुमाते, सच है ना दोस्तों। तो बताओ प्राइम मूवर की आवश्यकता कौन से प्लांट में होती है, डीजल पावर प्लांट के अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। हाँ जी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब बताना, अब एक बार और वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, 2 मिनट के लिए फटाफट फटाफट बताते चलना। बताओ, अब बताना, बोलो प्राइम मूवर के आधार पर जो डीसी जनरेटर थे वो कौन कौन से थे। पहला होता है हाइड्रो टरबाइन, कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रो टरबाइन जनरेटर। दूसरा होता है थर्मल टरबाइन जनरेटर, थर्मल यानी होता है बाष्प, थर्मल यानी क्या होता है दोस्तों, बाष्प वगैरह से नहीं समझते, बाष्प टरबाइन जनरेटर। स्टीम यानी भी वो होता है, बाष्प होता है। अगला देखो बेटा डीजल इंजन जनरेटर, डीजल टरबाइन जनरेटर यानी कि डीजल इंजन जनरेटर, ये डीजल इंजन जनरेटर, ये हो गया डीजल इंजन जनरेटर। समझ में आ गया ना। तो बताओ प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, हाइड्रो टरबाइन, जो कि हाइड्रो टरबाइन के द्वारा चलता है उसे हाइड्रो टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। जो थर्मल यानी कि बाष्प टरबाइन के द्वारा चलेगा उसे बाष्प टरबाइन जनरेटर कहा जाता है, और जो डीजल इंजन के द्वारा चलेगा उसे डीजल इंजन जनरेटर कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों घुमाने के आधार पर जनरेटर, प्राइम मूवर यानी घुमाना, प्राइम मूवर यानी हत्थे को घुमाना, यानी कि प्राइम मूवर हत्था होता है। प्राइम मूवर यानी क्या होता है, हत्था। तो याद रखना मेरे दोस्तों, प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 3। जीवन में नहीं भूलोगे, जाने कितनी बार बोल बोल के अपने आप याद करवा दूंगा। अब बताओ सबसे सस्ता जो बिजली का उत्पादन होता है वो परमाणु पावर प्लांट होता है, सबसे महंगा होता है वो डीजल पावर प्लांट होता है, और सबसे रनिंग, अगर रनिंग प्रचालन मूल्य पूछे सबसे कम, रनिंग का पूछे रनिंग प्रचालन मूल्य सबसे कम किसका होता है, तो वो किसका होगा, हाइड्रो टरबाइन पावर प्लांट का। जो खोई होती है ना, गन्ने का रस निकलने के पश्चात जो तंतु बचता है उसे खोई कहा जाता है। समझ में आ गया ना। प्राइम मूवर की गति को गवर्नर के द्वारा नियंत्रण करते हैं मेरे दोस्तों। किसके द्वारा करते हैं मेरे दोस्तों, गवर्नर के द्वारा नियंत्रण करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला, प्राइम मूवर की आवश्यकता किसमें पड़ती है, तो प्राइम मूवर की आवश्यकता मेरे दोस्तों डीजल इंजन जनरेटर में पड़ती है। किसमें पड़ती है दोस्तों, डीजल इंजन जनरेटर में पड़ती है। तो याद रखना इस पॉइंट संबंधित अब क्वेश्चन सारे मैं करा चुका हूं, एक पॉइंट भी गलत नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो प्राइम मूवर के आधार पर याद रखना डीजल हाइड्रो टरबाइन जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर है ना, थर्मल बाष्प टरबाइन जनरेटर और डीजल इंजन जनरेटर। क्लियर हो गया ना। अगला होता है, देखो अगला जो पॉइंट आता है वो होता है मेन। अब चलेगी गाड़ी अपनी। अब देखना, अब जो चलती है ना, अब चलेगा आगे का पॉइंट, वो होता है दोस्तों एक्साइटेशन। क्या दोस्तों, एक्साइटेशन। आहा, एक्साइटेशन क्या मेरे दोस्तों, एक्साइटेशन यानी कि उत्तेजन विधि के आधार पर, उत्तेजन विधि के आधार पर। हाँ जी दोस्तों, उत्तेजन विधि के आधार पर, उत्तेजन विधि के आधार पर। हाँ जी, उत्तेजन विधि के आधार पर। अब देखो उत्तेजन, एक्साइटेशन यानी कि उत्तेजन विधि के आधार पर। अब याद रखना दोस्तों, उत्तेजन विधि के आधार पर जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। उत्तेजन विधि के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। उत्तेजन विधि के आधार पर मेरे दोस्तों जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 विधि के आधार पर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक्साइटेशन यानी उत्तेजन विधि के आधार पर, उत्तेजन विधि के आधार पर, उत्तेजन विधि के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है सेपरेट। पहला कौन सा होता है दोस्तों, सेपरेट। अब देखो दोस्तों, पहला कौन सा है, सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर। अब देखो सेपरेट एक्साइटेड
जनरेटर, सही है ना, यानी कि सेपरेट एक्साइटेड यानी कि पृथक उत्तेजित। कौन सा दोस्तों, पृथक उत्तेजित, हाँ जी, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। हाँ मेरे दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसमें देखो, अब बताओ, मैं आज का जो पॉइंट है ना मेरा, मैंने बताया कि प्राइम मूवर के आधार पर दोस्तों, कौन से आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर मैंने 3 पढ़ा दिया आपको। अब देखो, अब आएगा मजा पढ़ने का आपके पास में। तो बताओ, उत्तेजन विधि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो पहला कौन सा है, सेपरेट एक्साइटेड यानी कि पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनरेटर। ये पृथक यानी अलग से, उत्तेजित यानी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देना। पृथक उत्तेजित जनरेटर होता क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन यही कराऊंगा मैं आपको। तो देखिएगा, मैं इसका पहले छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, जब आपके एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा इसका। अब देखो आप लोग, ये क्या होता है, ये सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर होता क्या है। हाँ जी दोस्तों, जो प्लीज़ इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ सभी छात्रों से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलें, तथा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। क्या करना है दोस्तों, चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है, सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा, आप लोग इन पॉइंट को बताता हूं मैं, ये आपका डायग्राम बना रहा हूं पहले। देखो, अब बस ज़्यादा नहीं है, इसके बाद जब भी आपके समझ में चीज़ बहुत अच्छे स्तर से आएगी, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाए तो टेक्निकल कम समझ में आती है। टेक्निकल का बेस जब ही क्लियर होता है जब इस पर डायग्राम शो किया जाता है। अब देखिएगा, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, ये स्विच लगा दो यहाँ पर, इसके बाद में बैटरी लगा दो डीसी सप्लाई की, इसके बाद में आप लोग इस सप्लाई को यहाँ से जोड़ दो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब यहाँ पर आप लगा दो, लोड लगा देंगे अपन लोग, यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों, लोड लगा देंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, ये लोड लग गया है ना मेरे दोस्तों, क्या लग गया, लोड लग गया ना। अब देखो, अब बताना, इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा और अच्छे से बना देता हूँ, बोर्ड पर है ये चित्र डायग्राम। अब देखो मेरे दोस्तों, ये रही है। अब चलो और सुंदर बना देते हैं इसको। हाँ जी, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। अब देखो, याद करना कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से बैटरी के द्वारा, ये बैटरी है दोस्तों, इस बैटरी के द्वारा इसकी फील्ड वाइंडिंग को, चुंबक के ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है ना, उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो इसकी बैटरी के द्वारा इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दी जा रही है। अलग से क्या दी जा रही है, डीसी सप्लाई। इसे बोलते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो मेरे दोस्तों, अब याद रखना, अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, इसे रियोस्टेट भी कहते हैं, जो कि मैग्नीन का बनाया जाता है। इसके बारे में बताऊंगा मैं तो, लेकिन आप पहले इस पॉइंट को देखेंगे आप। तो देखो, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहर से अलग बैटरी द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है, पृथक यानी अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है, उसे बोलते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। यानी कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से, किससे दोस्तों, अलग से, पृथक यानी अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है, उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा जाता है। तो देखो कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, किसको मेरे दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग को अलग से, किससे, अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है,
प्रदान की जाती है उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना दोस्तों, पूरी वीडियो देख के जाना आप लोग, एक एक बेस कंसेप्ट क्लियर करूंगा, यही समझाऊंगा क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहा है प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने पिछले पॉइंट पढ़ा दिए इस चैप्टर के, आप लिंक पर जाकर आप चैप्टर को पढ़े, आप पूरे जो भी जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने, कौन कौन से जो चैप्टर के पॉइंट कौन कौन से पढ़ाए हैं, 4 क्लास ले चुका हूं मैं, 5वीं क्लास आज है। इस सारी क्लासों को आप YouTube चैनल पर पढ़ सकते हो। तो देखिएगा, अब जो होता है वो होता है कि बताओ कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, देखो मेरे दोस्तों, इसकी ये फील्ड वाइंडिंग रही, इसको अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हैं, इसकी फील्ड वाइंडिंग को आप लोग अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हो, इसलिए इसको बोला जाता है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। यानी कि उत्तेजन विधि के आधार पर दोस्तों पहला जनरेटर कौन सा होता है? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। यानी कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है मेरे दोस्त, उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे के पॉइंट इसके अभी पढ़ेंगे अपन लोग, क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, यही हूं मैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस परिभाषा का, जल्दी लो मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट? चलें अब देखो, अब देखिएगा, अब मिटा दूं ना यहां से मैं। अब देखो, अब आप आ जाओ, अब देखो बात किसकी चल रही है? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की। अब देखते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के बारे में। अब अपन करते हैं नोट नंबर फर्स्ट। क्या करते हैं दोस्तों? नोट नंबर फर्स्ट। देखो मेरे लाडलो, आप लोग अच्छे से देखना, नोट नंबर फर्स्ट क्या करता है, याद रखना, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो ये प्रतिरोध लगाया जाता है ना, इसे परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट कहते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट कहते हैं, जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है। और यह परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्तों? मैग्नीन का। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ गया है। तो देखो चलते हैं अपन दोस्तों कि बताओ कि रियोस्टेट है ना, तो देखो इस प्रकार के जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में देखना आप लोग, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, क्या बेटा? फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है। सही है ना दोस्तों? क्या लगाया जाता है? एक प्रतिरोध लगाया जाता है। इसे रियोस्टेट, क्या दोस्तों? रियोस्टेट याद रखना। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, या वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं। अब याद रखना मेरे दोस्तों, बताओ इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है। इस प्रतिरोध को मेरे दोस्तों ध्यान रखना, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मैग्नीन, किसका? मैग्नीन का मेरे दोस्तों, मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्तों? मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? मैग्नीन का। तो मेरे दोस्तों याद रखना, जो रियोस्टेट होता है ना, वो किसका बनाया जाएगा? मैग्नीन का। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीन का क्यों बनाया जाता है?
क्योंकि ध्यान रखना, इस जो तार है ना, तार होता है प्रतिरोध होता है, इसमें जब करंट जाएगी ना बैटरी की तो ये तार गर्म भी हो सकता है, गर्म होने के कारण इसका ताप बढ़ेगा, और जब ताप बढ़ेगा ना इसका तो प्रतिरोध घट भी सकता है और प्रतिरोध बढ़ भी सकता है। तो जैसे ही प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा तो ये फिर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका प्रतिरोध स्थिर होना चाहिए कि मैं करूं उतना ही मान इसका आना चाहिए ताकि वोल्टेज भी बराबर आ सके। समझ में आ गया? तो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसके प्रतिरोध का मान भी स्थिर होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो बार बार कम ज्यादा होगा तो फील्ड वाइंडिंग में भी करंट कम ज्यादा हो जाएगी। क्यों? अगर भाई प्रतिरोध बढ़ गया तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी, अगर प्रतिरोध घट गया तो फील्ड वाइंडिंग में करंट अधिक जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध का मान स्थिर होना चाहिए। अब स्थिर प्रतिरोध किसका होता है? ये दो पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों, एक तो होता है मैग्नीन और एक होता है यूरेका। याद रखना क्या होता है? यूरेका। याद रख, जो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि मैग्नीन और यूरेका ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न ही प्रतिरोध बढ़ता है। इनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, न तो घटा और न बढ़ा। इसका मतलब इनका ताप गुणांक शून्य होता है। याद रखना, जिस पदार्थ का ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध स्थिर रहता है। अगर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता तो ताप गुणांक धनात्मक आता और अगर घट जाता तो ताप गुणांक ऋणात्मक आता। ध्यान रखना, एक बार और बोल रहा हूं, अगर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता तो ताप गुणांक धनात्मक, अगर घट जाता तो ताप गुणांक ऋणात्मक आता। अब ये पदार्थ का ताप गुणांक न तो बढ़ता है और न घटता है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। जब स्थिर रहता है तो इनका ताप गुणांक शून्य होता है। याद रखना, दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में, याद रखियो राजस्थान लाइन में 18 के पेपर में, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है, इसका भी शून्य। क्यों? क्योंकि इनका ना ताप बढ़ने पर ना तो प्रतिरोध घटता है और ना ही प्रतिरोध बढ़ता है। मजा आ रहा है ना? समझ में आ गया ना? तुम देखना क्वालिटी अब बढ़ेगी, क्वालिटी अभी देखी खाए, तुम देखना कल देखना क्या मजा आता पढ़ने के अंदर। अब तो ये चालू हो चुके मेरी नॉलेज के क्वेश्चन। अब क्या होता है? यह है मुख्य रूप से किसका बनेगा दोस्तों? मैग्नीन का। मैग्नीन का ताप गुणांक क्या होता है? शून्य। बिल्कुल ठोक के याद कर लेना, क्या होता है दोस्तों? शून्य। किस किस का शून्य होता है? मैग्नीन और यूरेका। तुमसे पूछ ले, बता मैग्नीन का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर कोई नहीं। क्या होगा? स्थिर। यूरेका का भी क्या होता है? स्थिर। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो बताओ दो पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो मैग्नीन और एक यूरेका। समझ में आ गया ना? अब देखो मेरे दोस्तों, बताओ ये जो परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा होता है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध, इसका जो नाम होता है उसे कहते हैं रियोस्टेट या परिवर्तनशील प्रतिरोध। फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसका बनाया जाता है? मैग्नीन का। किसका? मैग्नीन का। यदि अब क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछ ले, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, बताओ रियोस्टेट क्या? रियोस्टेट कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आए, कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है कि रियोस्टेट कौन से पदार्थ का बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों देखो, तांबा। बी है दोस्तों चांदी। आपका यहीं क्लियर करूंगा बेस को। सी है दोस्तों यूरेका। क्या मेरे दोस्तों? यूरेका। यूरेका को कांस्टेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेटन। कि क्या कहते हैं? कांस्टेटन। याद रखना है ना। और डी है मेरे दोस्तों, डी है सोना। अब बताओ, अब एक बात बताओ कि रियोस्टेट कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? अब मेरे दोस्तों आपके पास में ऑप्शन में मैग्नीन नहीं है। बताओ ऑप्शन में मैग्नीन है क्या? मैग्नीन नहीं है ना। लेकिन मैंने एक बात बताई तुम्हें अभी कि दो पदार्थ ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न प्रतिरोध बढ़ता है, और दो पदार्थ हैं वो, एक तो यूरेका है और एक मैग्नीन है। अगर मैग्नीन आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे आप आंसर दोस्तों? यूरेका। क्या दोगे दोस्तों?
यूरेका। जी हाँ, यह क्वेश्चन लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है मेरे दोस्तों। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में कि रियोस्टेट कौन से पदार्थ का बनाया जाता है। मुख्य रूप से किसका बनाओगे? मैग्नीन का। अगर मैग्नीन भी होता ऑप्शन में तो मैग्नीन देते आंसर आप। अगर मैग्नीन नहीं है तो दूसरा पदार्थ कौन सा होगा? यूरेका। ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न ही प्रतिरोध बढ़ता है, स्थिर रहता है। इसलिए मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो मैंने क्या लिया है दोस्तों? यूरेका लिया है। समझ में आया क्या ना दोस्तों? क्या लिया है मैंने दोस्तों? यूरेका लिया है। फटाफट करो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो, अब आगे का पॉइंट है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बोलो क्लियर हो गया ना? कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देते हो उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा जाता है। इस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा होता है, उसे रियोस्टेट या परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं, जो कि मैग्नीन का बनाया जाता है। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या ठोक के आओगे आंसर को? यूरेका। क्या ठोक के आओगे दोस्तों? यूरेका। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? अगली बात देखो, अब देखिएगा अब क्या होता है। अब इस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है अब देखो, अब बताना, क्वेश्चन भी देखते चलो। अब बताओ कि जब डीसी जनरेटर में रियोस्टेट के मान को बढ़ाया जाता है, के मान को क्या करते हैं? बढ़ाया जाता है। सही है ना? बढ़ाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? यही है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अब देखो, डीसी जनरेटर में रियोस्टेट के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है मेरे दोस्तों? अब बताओ, रियोस्टेट एरिया जब इसके मान को बढ़ाओगे, रियोस्टेट एक प्रतिरोध है जो करंट का विरोध करता है। रियोस्टेट क्या है? प्रतिरोध जो करंट का विरोध करता है। अब बताओ, जब इसका मान बढ़ गया तो फील्ड वाइंडिंग में कम धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? एक बार और, जब इस प्रतिरोध के मान को बढ़ाया जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में धारा कम जाती है। जब फील्ड वाइंडिंग में धारा कम जाएगी तो चुंबक कम बनेंगे। जब चुंबक कम बनता है, जब ये चुंबक कम बनेगा तो बताओ, प्रेरित वोल्टेज जनरेटर के अंदर जो प्रेरित वोल्टेज है उसका मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? कोई नहीं। तो बोलो क्या होएगा? घटता है। एक बार और वापस बताओ, ये जो रियोस्टेट होता है ये प्रतिरोध होता है। जब इसके मान को बढ़ाओगे, जब आप लोग इसके मान को बढ़ाओगे तो मान अधिक होने के कारण फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाती है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाती है तो चुंबक कम बनता है, और जब चुंबक कम बनता है तो वोल्टेज भी कम बनती है दोस्तों। और जब वोल्टेज कम बनती है ना तो बताओ, आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज भी कम आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर ए घटता है। क्या होता है? घटता है। बी बढ़ता है। पहला क्या है? घटता है। सी स्थिर और डी कोई नहीं, ऐसे आएगा। अब बताओ वापस एक बार और, जब डीसी जनरेटर में रियोस्टेट के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? जब प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे, प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। जब इस प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे तो फील्ड वाइंडिंग में कम करंट जाएगी। जब करंट कम जाएगी ना, क्यों करंट कम क्यों गई? क्योंकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है, करंट को रोकता है। कौन रोकेगा? प्रतिरोध। रियोस्टेट ये प्रतिरोध है जो करंट, अगर इसके मान को बढ़ा दोगे तो फील्ड वाइंडिंग में कम धारा जाएगी। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगा ना तो चुंबक कम बनेगा। जब चुंबक कम बनेगा तो बताओ, प्रेरित वोल्टेज कम होगी या बढ़ेगी? तो क्या होगी दोस्तों? कम होगी। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? घटती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जनरेटर का। जब डीसी जनरेटर में रियोस्टेट, क्या दोस्तों? रियोस्टेट के मान को बढ़ाया जाता है।
सॉरी पहले बढ़ा दिया ना, हाँ, घटाया जाता है, रियोस्टेट के मान को घटाया जाता है तो प्रेरित वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, यही है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, यही है ना। अब बताओ, जब आप रियोस्टेट के मान को घटा दोगे, जब इसका मान कम करा जाएगा तो धारा दिख जाएगी। क्यों? प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। प्रतिरोध करंट का क्या करता है मेरे दोस्तों? विरोध करता है। जब यह प्रतिरोध के मान को घटा दोगे, प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट उच्च हो जाएगी। सही है ना। प्रतिरोध करंट को रोकता है। जब इस रेजिस्टेंस, जब इस रियोस्टेट के मान का मान कम हो जाएगा, जब रियोस्टेट कम हो जाता है तो करंट बढ़ेगी, और जितनी करंट ज्यादा जाएगी, जब फील्ड वाइंडिंग में करंट ज्यादा जा रही है तो इसमें चुंबक के ध्रुवों में चुंबक ज्यादा बनेगा। जब चुंबक ज्यादा बनेगा तो बताओ प्रेरित वोल्टेज घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए घटती है, घटती है, रटना नहीं है, रटने से तो कभी जीवन में क्लियर नहीं होगी मशीन। बढ़ती है, बढ़ती है, सी स्थिर, सी स्थिर, और डी कोई नहीं। एक बार और बताऊंगा वापस, जब प्रतिरोध के मान को घटाया जाता है, प्रतिरोध कम पड़ चुका है तो करंट ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा जाएगी तो चुंबक ज्यादा बनेगा, चुंबक ज्यादा बनेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ता है। एज ए सिंपल, एक बार और स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हाँ जी, ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों, अब क्या बात आती है, अगला बोलो। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक बार और क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ, रियोस्टेट होता है ना, उसे कांस्टेंट कह, उसे रियोस्टेट या परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं, जो मैग्नीन का बनाया जाता है। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है ना, मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो आप यूरेका कर सकते हो। यूरेका को कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये रियोस्टेट होता है ना, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आ गया? तो देखो, उत्तेजन विधि के आधार पर जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पृथक उत्तेजित, वह जनरेटर जो कि पृथक यानी अलग से, वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है, अलग से डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है, उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों समझ में आ गया ना। अब देखो, अगला होता है सेल्फ एक्साइटेड, जो दूसरा होता है ना, उसे बोलते हैं उत्तेजन विधि के आधार पर जो सेकंड जनरेटर होता है उसे बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। कौन सा दोस्तों? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि स्व उत्तेजित। ये भी मजेदार है, स्व उत्तेजित। कौन सा दोस्तों? स्व उत्तेजित जनरेटर। इसमें देखो, इसमें देखेगा आप लोग, स्व उत्तेजित जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड सेकंड स्व उत्तेजित जनरेटर, यह क्या होता है कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, उसे स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर कहा जाता है। कि इस प्रकार के जनरेटर में, हाँ दोस्तों, इस प्रकार के जनरेटर में, यानी कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को आराम से पढ़ो, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, उसे स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देते हैं, अलग से देते हैं, वो तो पृथक उत्तेजित, और जिसको नहीं देते हैं उसे क्या बोलोगे दोस्तों? स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, यह जनरेटर दो प्रकार का होता है,
यह जनरेटर, आराम से एक बार रिवीजन करा दूंगा पूरे सिस्टम का। अरे एक एक क्वेश्चन आपको याद यहीं कराऊंगा। यह जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो यह जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखो कौन कौन सा है। पहला होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर। कौन सा होता है दोस्तों? स्थायी चुंबकीय जनरेटर। अब देखो इसमें देखना, ये पहला जनरेटर है। अब इसमें अच्छे से देखना आप लोग, ये जनरेटर है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है जी, सब कुछ समझ में आएगा, बस क्लास डेली लो। यही शर्त है मेरी, तो आप क्लास डेली लो, आपके सब कुछ समझ में आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपके सब कुछ समझ में आएगा, बस क्लास डेली लो आप लोग। अब देखो, अब देखना कि यह स्थायी चुंबक है पहले से ही। यह क्या है? स्थायी चुंबक। अब देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं स्थायी चुंबक जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, यानी कि स्थायी चुंबकीय जनरेटर। अब देखना, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। अब बताओ, स्थायी चुंबकीय जनरेटर ये रिया, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। अब बताओ, चुंबक के ध्रुवों पर फील्ड वाइंडिंग है? नहीं है। फील्ड वाइंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही स्थायी चुंबक है, इनको चुंबक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर चुंबक बनानी होती तो यहाँ पर आप फील्ड वाइंडिंग लगाते। अब बताओ, फील्ड वाइंडिंग तो है नहीं, क्या इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे रहे हो? नहीं। जब फील्ड वाइंडिंग है ही नहीं तो क्या डीसी सप्लाई दी जा रही है? क्या नहीं दी जा रही। तो इसे स्थायी चुंबक जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्थायी चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। इसमें स्थायी चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। स्थायी चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। अच्छे से देखना, प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं, ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। अरे मजा आएगा, देखना, ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। अब बताओ मेरे दोस्तों, इसमें स्थायी चुंबक यानी कि पहले से चुंबक के ध्रुव हैं। जब पहले से चुंबक के ध्रुव होंगे तो चुंबक पहले से ही बन रहा है इसके अंदर फुल। जब पहले से ही चुंबक बनेगा तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, आर्मेचर घुमाने की जरूरत है। जैसे ही तुमने प्राइम मूवर से घुमाया, यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाएगा मेरे दोस्तों, तुरंत वोल्टेज बनाता है ये जनरेटर। यह वोल्टेज बनाने में समय नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्थायी चुंबक है, पहले से चुंबक प्राप्त हो रहा है इसके अंदर। तो याद रखना, इसे डायनेमो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायनेमो, जो कि यह मुख्य रूप से वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बस में। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी मोटरसाइकिल के अंदर, हाँ, तुम्हारे इंजन के अंदर, हाँ, और ये क्या बोलते हैं, जितने भी मतलब बस होती हैं, जीप होती हैं, मोटर वाहनों में इस डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर के अंदर। समझ में आ गया? अब देखो, इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं? डायनेमो। क्या कहते हैं? डायनेमो। याद रखना, इसे डायनेमो, इसे डायनेमो भी कहा जाता है, डायनेमो भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डायनेमो भी कहते हैं, इसे डायनेमो भी कहा जाता है। अगला, यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाता है। यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाता है, यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाता है। अभी रुक जाओ, आराम से करना। यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाता है। याद रखना, इसके बताओ, इसमें फील्ड वाइंडिंग है क्या? नहीं है। कहीं प्रतिरोध लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो इस प्रकार के जनरेटर के द्वारा आप लोग वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। याद रखना, इसका मतलब इसके जनरेटर के द्वारा वोल्टेज के मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं प्रतिरोध के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग यूज नहीं ली जाती है। तो देखिएगा, बताओ स्थायी चुंबक जनरेटर, बताओ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सॉरी, तो बताओ स्व उत्तेजित जनरेटर, वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है, उसे मेरे दोस्तों स्व उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। यह जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? दो प्रकार के। तो पहला कौन सा है?
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो पहला है तुम्हारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पहला है स्थायी चुंबक जनरेटर, यानी कि वह जनरेटर जिसमें पहले से ही स्थायी चुंबक होते हैं, पहले से ही स्थायी चुंबक होते हैं। तो बताओ इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या तुमने अलग से डीसी सप्लाई दी है क्या? नहीं दी। तो वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई नहीं दी है, इस प्रकार के जनरेटर में चुंबक पहले से ही चुंबक बने हुए हैं, जो चुंबक के ध्रुव है जो पहले से चुंबक बने हुए हैं, इसलिए बोलते हैं इसे स्थायी चुंबक जनरेटर। इसके स्थायी चुंबक प्रकार के ध्रुव प्रयोग किए जाते हैं। ध्रुव कैसे हैं? स्थायी चुंबक प्रकार के। इसे डायनेमो जनरेटर भी कहा जाता है। यह जनरेटर तुरंत वोल्टेज बनाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका उपयोग मोटर वाहनों में करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? मोटर वाहनों में। इसका उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है। मोटर वाहनों में किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसका उपयोग कहाँ करोगे आप लोग? मोटर वाहनों में किया जाता है। समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका उपयोग कहाँ करोगे आप लोग? मोटर वाहनों में किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इस पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ले लिया ना आपने? अगला पॉइंट है, ले लिया ना? अब देखो भाई, अब है इसके बाद में जो जनरेटर आता है ना, उसका नाम होता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन सा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। ये भी मैंने कि बताओ स्वयं उत्तेजित जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर। कौन सा मेरे दोस्तों? विद्युत चुंबकीय जनरेटर। लेकिन दोस्तों अब यह जनरेटर विद्युत चुंबकीय जनरेटर जो होता है उसको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज मैं अगर पढ़ा दूंगा तो कल आपके सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कल उसी टाइम मॉर्निंग में 7 बजे होगी मेरे दोस्तों। आप तैयार रहिएगा। कल का तुम क्लास देखना, कल की मेरे दोस्तों। मैं वादा करता हूं अगर कल आपको कुछ नहीं दिखाया ना मैंने तो बोल देना, कल हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 क्लास लूंगा आपकी मैं, और उसका नाम होगा दोस्तों डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। इतनी खतरनाक, इतनी लेवल से क्लास होगी दोस्तों, कल देखना प्लीज। जो भी नया छात्र है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है जो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।